मैं इमरान खान हूँ। आज सुहेल अफरीदी के दौरे का तीसरा दिन मुकम्मल हुआ और तीसरे दिन में उन्होंने ये बताया कि ये क्रेडिट जाता किसको है। सबसे पहले उन्होंने बताया जी कि आलिया हमजा को क्रेडिट जाता है, जिन्होंने ये सारी तैयारी की थी और फिर इस दौरे को जो एग्जीक्यूट किया है वो पंजूथा बरादरान ने किया, एजाज भुट्टर साहब ने किया, अम्बार बशीर साहब ने किया। इन लोगों ने अमली जामा पहनाया इस दौरे को। सलमान अकरम राजा साहब भी उनके साथ रहे, दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी जोर लगाते रहे। सुहेल अफरीदी ने जो एक बड़ी अजीब बात बताई वो ये कि लगभग 700 लोग उनके गिरफ्तार हुए। यानी ये जो सुहेल अफरीदी ने दौरा किया लाहौर का, इस बीच में पंजाब हुकूमत ने 700 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया इस दौरे की वजह से कि जनाब लोग निकले ना, बाहर ना आए। तो आप अंदाजा करें कि 700 बंदा तो पीएमएलएन की पूरी तहरीक में कभी गिरफ्तार नहीं हुआ। 700 बंदा तो लंबी चौड़ी तहरीकें चलती हैं पॉलिटिकल पार्टीज की, टोटल 700 बंदा तो पूरी पूरी तहरीक के कई महीने गुजर जाते हैं, उनमें गिरफ्तार नहीं होता। कभी 50, कभी 100, कभी 150, 200 बंदा तक सुना, लेकिन 700 बंदा गिरफ्तार कर लिया। ये तो डिक्टेटर्स के दौर में भी नहीं होता। और ये सिर्फ एक दौरे के लिए, जहां ना कोई जलसा था, ना कोई रैली थी, ना कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल इवेंट था क्या? सिर्फ चंद मुलाकातें करनी थी, चंद जगहों पे जाना था, थोड़ा सा मोटिवेट करना था अपने वर्कर्स को, और पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी। तो जब मुल्क में पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती हैं तभी तो जमहूरियत आगे बढ़ती है, तभी तो मुल्क आगे बढ़ता है। लेकिन उनको भी पाकिस्तान में बैन कर दिया गया है। सूरत हाल आपके सामने नाज़रीन, और ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का किया धड़ा है। और नवाज शरीफ बी टीम के तौर पे काम कर रहे हैं, जरदारी साहब बी टीम के तौर पे काम कर रहे हैं। यानी अगर कोई कभी समझता था कि पीपल्स पार्टी के अंदर कोई जमहूरियत बाकी है या उनके अंदर कोई जमहूरी इकदार है, तो वो अब इस बात को भूल जाए। उसकी एक वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जो बिलावल ने और जरदारी साहब ने, दोनों ने मिलकर जो फील्ड मार्शल साहब की खुशामद की है कल मोहसिन नकवी साहब की मौजूदगी में, यानी बेनजीर भुट्टो की बरसी है और खुशामद हो रही है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की। ये लोग तो हमेशा ये कहते थे कि जर्नैलों ने पाकिस्तान को तबाह किया और जर्नैलों ने सारे इख्तियारात अपने पास रख लिए, जर्नैलों को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, जर्नैलों को खारजी और दाखिली मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब ये जर्नैलों की तारीफें कर रहे हैं, फील्ड मार्शल की तारीफों में जमीन आसमान के कलाबे मिला रहे हैं। वजह पता क्या है? वजह यह है कि इनको ये समझ आ गई है कि अवामी मकबूलियत इनके पास नहीं है। इन्हें ये पता चल गया कि अवाम तो हमारे हाथ से निकल गई, आइंदा अपने पब्लिक के वोट से तो आना नहीं, धांधली वांधली करके कोई 2 नंबरी करके कुछ सीटें जीत जाएंगे, लेकिन हम इक्तदार में नहीं आ सकते, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमसे ये मार्जिन ले लिया और अवाम उनके साथ खड़ी हो गई। लिहाजा अब फौजी बूटों के ऊपर बैठ के तस्मों के साथ लटक के हम इक्तदार में आ सकेंगे। तो बाप बेटा वही काम कर रहे हैं जो दूसरी बाप बेटी कर रहे हैं। तो इस वक्त जो कुल मिला के सूरत हाल है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। जो सियासी मंजरनामा है ना पाकिस्तान का, वो सादा सादा सिर्फ सियासी मंजरनामा आपको बता रहा हूं। वो ये है कि पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर इमरान खान है। वोट इस वक्त सिर्फ इमरान खान का है, बाकी किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। फौजी क़यादत और अवाम के बीच में बहुत बड़ी खलीज पैदा हो चुकी है। फौजी क़यादत और अवाम के बीच में बहुत बड़ी खलीज पैदा हो चुकी है। मैंने अभी एक सर्वे करवाया था कि आसिम मुनीर से लोग ज्यादा प्यार करते हैं या इमरान खान से। 28,000 पैगामात आए थे और उनमें सिर्फ 2 पैगामात हमें मिले जो आसिम मुनीर से प्यार करने वालों के थे। इतनी बड़ी खलीज अवाम के और फौजी क़यादत के बीच में पैदा हो चुकी है। और ये फौजी क़यादत ने अपनी हरकतों से, अपने कामों से, हलफ को तोड़ने से, अपने हलफ से गद्दारी करके खुद ये खलीज पैदा की है। और ये एक दफा भी नहीं हुआ, ये लगातार चलते चलते कई दहाइयों में यहां तक पहुंचे। अब इमरान खान साहब ने आखिरी धक्का लगाया तो बिल्कुल ही बात एक साइड पे होगी। अच्छा, फिलहाल जो रवायती सियासी जमातें हैं जिनमें इस वक्त का हुकूमती इत्तेहाद शामिल है, उनके अंदर कोई गुंजाइश नहीं है, यानी वो अवाम में जाने के काबिल नहीं है, वो इस वक्त पब्लिक में नहीं जा सकते। और ये चीजें बदलने का या जल्द बदलने का किसी किस्म का कोई इम्कान भी नहीं है। तो ये है पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा। तो सुहेल अफरीदी साहब ने अपना दौरा मुकम्मल किया, सहाफियों से भी उन्होंने मुलाकातें की, अलग अलग सेशंस किए और बड़ी तादाद में वो सहाफियों से मिले। उनसे भी जो पीएमएलएन के बयानिए को टो करते हैं, उनसे भी जो एंटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के खिलाफ है, उनसे भी मिले। ब्यूरो चीफ से भी उन्होंने मुलाकातें की और खुलकर उन्होंने सहाफियों से कहा जी आप सवालात करें। तो यहाँ पे वो बदतमीजी और हुल्लड़बाजी तो नहीं हुई, लेकिन आरिफ हमीद भट्टी साहब ने, क्योंकि बड़े सीनियर सहाफी हैं लाहौर के, अगर चंद सीनियर वर्किंग जर्नलिस्ट अगर आप अलग करें लाहौर के, तो उनमें आरिफ हमीद भट्टी सफ़े अव्वल के सहाफियों में से एक है। तो उन्होंने कहा कि मैं माजरत चाहता हूं जो आपके साथ, क्योंकि आप मेहमान हैं,
जो आपके साथ सलूक किया नाम निहाद सहाफियों ने, उसके ऊपर मैं माजरत चाहता हूँ। तो इस पे सुहेल अफरीदी साहब ने बहुत बड़े दिल का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा नहीं, हम पंजाब से हमारा कोई शिकवा नहीं है, आपसे हमारा कोई शिकवा नहीं है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। और दूसरा, जब ये पूछा गया कि मीना खान अफरीदी का जो जवाब था उसको आप क्या समझते, तो उन्होंने कहा जी इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, वो नामुनासिब था। लेकिन वो जिस किस्म की बातें उनके साथ की गई उस पर उन्होंने ये जवाब दिया, लेकिन उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, उन्हें ये नहीं करना चाहिए था। और यही मेरी भी राय थी कि मीना खान अफरीदी को चाहे जितने मुश्किल हालात हों, जितने मर्जी खराब हालात हों, आपको अपने मुखालिफ के लेवल पे गिरना नहीं चाहिए। देखिए एस्टेब्लिशमेंट तो बहुत नीचे तक गिर गई है, उन्होंने तो पंजाब असेंबली के अंदर अपने बंदे भी शामिल करवा दिए, अंदर घुसवा दिए, लेकिन कम से कम इन्हें गुरेज करना चाहिए था और इन्हें अपने आसाब को टूटने नहीं देना चाहिए था। अच्छा जी, इसमें सुहेल अफरीदी ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा जी अवाम निकलती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए, हमारी प्लानिंग का फुकदान होता है और इसमें हमारी कोताही शामिल है, इसको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये इसको ठीक करना पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। मनसूबाबंदी अगर बेहतर करें तो जिस तरह पब्लिक निकलती है, अगर उनको सही तरीके से एंगेज किया जाए, फैसिलिटेट किया जाए, तो सूरत-ए-हाल जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। तो इसमें जो अब स्ट्रीट मूवमेंट है उसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लानिंग कर रही है और आने वाले हफ्ते में आपको बड़ी जबरदस्त खबरें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मिलेंगी। और ग्राउंड वर्क इन्होंने तकरीबन कर लिया है कि इन्होंने किस तरीके से ग्राउंड पे जाना है, जो पेपर वर्क है वो कर लिया, प्लानिंग इन्होंने कर ली है। और ये एक बड़ा लंबा चौड़ा मनसूबा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनाया है। देखें, जब स्टूडेंट आएंगे आगे और वो ग्राउंड वर्कर्स आगे आएंगे, जिनको ये पता है कि ग्राउंड के ऊपर लोगों को क्या इस वक्त सोच है, किस तरीके से उनके बीच में जाना है, कैसे लोगों को मोटिवेट करना है, कैसे लोगों को इकट्ठा करना है एक नुक्ते के ऊपर, तो इन्हें इस बात का आइडिया है और ये यही काम करने जा रहे हैं। अभी ग्राउंड के ऊपर जो चीजें हैं, क्योंकि अभी इन्होंने खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंस नहीं की, तो मैं भी अभी अनाउंस नहीं करूंगा, लेकिन मेरी इनके सोर्सेज से बात हुई। जो थोड़ी बहुत मैं आपको हिंट दे देता हूं वो ये है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लोगों में बहुत अंदर जड़ों तक जाएगी और एक ऐसी तहरीक आपको चलती हुई पाकिस्तान में नजर आएगी जिससे वो हर पाकिस्तानी को जोड़ने की कोशिश करेंगे, एक ह्यूमन चेन बनाएंगे पूरे के पूरे खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, सिंध में और पंजाब में। इसके अलावा सुहेल अफरीदी ने कहा कि नेक्स्ट अब मैं कराची भी जाऊंगा और सिंध का दौरा करूंगा। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि मुज़ामत होगी तो वफामत होगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, देखिए ये बड़ा सिंपल फार्मूला है कि आपको मुज़ामत करनी पड़ती है टेबल टॉक के लिए। जब तक आप इस निज़ाम को ये नहीं बताएंगे कि निज़ाम अब आपका मुकाबला नहीं कर सकता, तब तक निज़ाम आपके साथ टेबल पर नहीं बैठेगा। इस वक्त जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, उन्हें बैरूनी मदद हासिल है, अमेरिका उनके साथ है, बहुत सारे मुल्कों में उन्होंने अपने मफादात बना लिए हैं, ताल्लुकात बना लिए हैं। इमरान खान साहब को वो जेल में रखने में अब तक कामयाब है और वो इमरान खान साहब को छोड़ना भी नहीं चाहते। जब तक के हालात उनके लिए मुश्किल नहीं होंगे तब तक वो बैठने के लिए आमादा नहीं होंगे, ये बात सब लोग जानते हैं। और जब तक वो बैठेंगे नहीं तब तक उनको सियासत से बाहर नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखिए डिक्टेटर के पास ना सियासत में करने के लिए कुछ नहीं होता, वो जब भी बैठेगा उसको पीछे ही जाना पड़ेगा। और डिक्टेटर कभी भी डायलॉग से नहीं जाता, हमेशा उसके खिलाफ आपको तहरीक चलानी पड़ती है, आपको उसको इस पोजीशन में लाना पड़ता है कि वो बैठ के बात करे और बात करके पीछे हट जाए। तो ये हटाने के लिए इनको मुज़ामत करनी पड़ेगी और उसी से कोई मुफाहमत निकलेगी। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी साहब ने जो एक डायलॉग का लिए वो बनाया हुआ पूरा एक कमेटी बनाई हुई है, उसका एक पिछले दिनों मैंने देखा कि उसका एक पेपर भी छापा हुआ है इन्होंने, उसके ऊपर प्रेस रिलीज भी इन्होंने जारी की थी। तो इस हवाले से जब पूछा गया तो सुहेल अफरीदी ने कहा जी हम इन्हें डिसओन करते हैं, यानी हम इन्हें ओन नहीं कर सकते, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ गए थे, ये जो कुछ उन्होंने कहा ये उनकी अपनी जाती राय हो सकती है, ग्रैंड डायलॉग जरूर करें, होने चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा जी कि बंद कमरों के फैसले जो हैं वो काबिल कबूल नहीं है, उनसे नुकसान होता है। फिर उन्होंने मुज़ाकरात जो हुकूमत की जानिब से ऑफर है उस पर उन्होंने कहा देखे जी ये मुज़ाकरात अपनी मर्जी से क्या करेंगे, ये तो इमरान खान साहब से मुलाकात तक नहीं करवा सकते बगैर पूछे, ना वजीर आजम कर सकता है ना वजीर आला कर सकती है। वजीर आला को भी खत लिखा, अदालतों को भी लिखा, वजीर आजम से भी बात की, इमरान खान साहब से फिर भी मुलाकात नहीं हो पाई। तो जो लोग इमरान खान से मुलाकात नहीं करवा सकते वो मुज़ाकरात क्या करेंगे खुद से, ये तो इनका इख्तियार नहीं है। और एक चीज और उन्होंने कही कि कंटोनमेंट में जो दाखिले का एक मामला हुआ, नाज़रीन ये बड़ी अजीब आज हरकत की गई लाहौर में ना कंटोनमेंट का एक इलाका है, ये वहीं पे कोर कमांडर हाउस था जिसको बाद में इन्होंने जिना हाउस का नाम दे दिया, जहां पे मामला बना के तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हजारों कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया और पूरा एक बयानिया घड़ लिया गया 9 मई का।
ये कंटोनमेंट के अंदर घर है उमर चीमा साहब का, और नौरीन खानम का घर भी वहीं पे है। नौरीन खानम जो हसान न्याजी की वालदा है। तो सुहेल अफरीदी चाह रहे थे कि वहां जाएं और जाकर उन लोगों से मुलाकात करें, लेकिन इन्हें कंटोनमेंट में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गई। सिक्योरिटी एहलकारों ने इनको रोक लिया। तो उनसे उन्होंने पूछा कि जनाब क्या ये आगे दूसरा मुल्क शुरू हो जाता है? तो उन्होंने कहा नहीं, दूसरा मुल्क नहीं है। तो फिर सुहेल अफरीदी साहब ने कहा जी अगर दूसरा मुल्क नहीं है, पाकिस्तान है, तो मुझे उसमें दाखिल होने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही? मैं वहां जाना चाहता हूं, हमने अपने लोगों से मुलाकात करनी है। लेकिन देखिए कैसी सख्त ज्यादती है कि छावनी के अंदर या कंटोनमेंट के इलाके के अंदर इंडिया कंटोनमेंट खत्म कर रहा है और यहाँ पे एक मुंतखब वजीर आला को कंटोनमेंट में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जा रही और पुलिस मना कर रही है। देखिए यहां से एक चीज और साबित होती है कि 9 मई को जो भी हुआ फिर वो फॉल्स फ्लैग था ना। अगर ये सिक्योरिटी आज एक वजीर आला को जाने नहीं दे रही तो 9 मई को इतने सारे लोगों को कैसे जाने दिया? 9 मई वाले दिन ये सारी सिक्योरिटी कहाँ थी? ये जितने भी बैरियर्स लगे होते हैं ये सारे बैरियर्स कहाँ गए? ये जितनी भी रुकावटें खड़ी होती हैं सारी रुकावटें कहाँ गई? ये जितने अहलकार, चाहे वो रेंजर्स के हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के हैं, पुलिस के हैं, जो वहां पे मौजूद होते हैं कंटोनमेंट की एंट्री के ऊपर, वो सारे 9 मई को कहाँ गए जो आज सुहेल अफरीदी को रोक रहे थे? और दूसरा एक और बड़ा सवाल पैदा होता है कि 9 मई को सारी सीसीटीवी फुटेज कहाँ गई? पूरे कंटोनमेंट के अंदर कैमरे लगे हुए, जगह जगह लगे हुए, मैंने इनका पूरा सिस्टम देखा हुआ है। तो वो सारे के सारे सीसीटीवी कैमरास की फुटेज कहाँ गई? वो जो कोर कमांडर हाउस के अंदर की सारी सीसीटीवी फुटेज थी वो कहाँ गई? वो आज तक पेश क्यों नहीं की गई? फिर कोर कमांडर का अपना जो हाउस का अमला है, जो वहां की सिक्योरिटी है, वो सारे कहाँ गए? तो ये वो बड़े बड़े सवालात हैं जिसके जवाब आज तक हमें नहीं मिले। और आज उसका जवाब ये मिला कि जब रोकना हो तो कंटोनमेंट के दरवाजे पे रोका जा सकता है, और जब ना रोकना हो और आने देना हो और कोई ऑपरेशन करना मकसूद हो तो फिर कोर कमांडर हाउस तक भी जाने दिया जा सकता है। तो ये सवाल जिसका जवाब आपको नहीं मिल रहा था आज तक, या लोग ये कह रहे थे कि जनाब ये प्रोपेगेंडा किया जाता है, तो इसका जवाब आज पूरे पाकिस्तान के सामने मौजूद है। एक बात शाहिद खटक ने भी की। शाहिद खटक ने कहा जी कि हम डिग्गियों में बैठ के जाने वाले नहीं है, हम तो गाड़ी में बैठ के जाने वाले हैं। यानी शहबाज शरीफ साहब के बारे में ये खबर आई थी ना कि वो डिग्गी के अंदर बैठ के GHQ में दाखिल हो जाते थे और जाकर मीटिंग्स करते थे, और उसके नतीजे में उन्होंने जनरल बाजवा के साथ एक डील मारी थी, फिर रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया था, तो सारा मामला वहां तय हुआ था। तो वो शाहिद खटक साहब ने बात दोहराई कि जनाब डिग्गी में बैठ के। अब इस वक्त एक सर्वे भी हो रहा है, और ये सर्वे siyaasat.pk ने किया है, और जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इससे पहले जो स्क्रीनशॉट मेरे पास आया इस सर्वे का, उसके वोटों के मुताबिक मैं आपको बता देता हूँ। सवाल उन्होंने पूछा था कि आपको कैसा वज़ीर आला बेहतर लगता है, सुहेल अफरीदी का और मरियम नवाज का। इन्होंने मवाजना किया था। siyaasat.pk ने ये वोटिंग करवाई। इसमें मैं हैरान हो गया कि 3.8% लोग मरियम नवाज को पसंद कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है, 3.8%, यानी 4% से थोड़ा सा कम। जबकि 96.2% सुहेल अफरीदी के साथ खड़े हैं। पाकिस्तानियों की 96.2% लोगों की राय है कि सुहेल अफरीदी बेहतर है वज़ीर आला के तौर पे, और 3.8%। अब देखिए ना, यही मामला है जिसकी वजह से ये फेस नहीं कर पाते। यही मामला है जो इन्हें परेशान कर रहा है कि ये किस तरीके से जान छुड़ाएं इमरान खान से। लेकिन इमरान खान साहब की मकबूलियत इनकी जान ही नहीं छोड़ रही। एक और सर्वे भी हुआ है, और ये सर्वे करवाया है रिपब्लिक पॉलिसी ने। इसमें बहुत ज्यादा वोट पड़ चुके हैं, अब तक 12-14 हजार वोट हो गए अभी तक, और अभी 4-5 घंटे का सर्वे हुआ था जब मैंने इसको देखा था। तो रिपब्लिक पॉलिसी ने जो सर्वे करवाया उसमें सवाल ये पूछा गया कि आपका पसंदीदा लीडर कौन सा है, मकबूल लीडर कौन सा है जिसको आप वोट करेंगे। इसमें एक ऑप्शन इमरान खान है, एक नवाज शरीफ है, एक बिलावल है, और एक हाफिज नईम है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए। इसमें इमरान खान के ऑप्शन पे जो वोटिंग हुई वो 96% हुई है, 96%। नवाज शरीफ साहब 2%, बिलावल 1%, और हाफिज नईम साहब 1%। ये हालात हैं इनके। अब इन हालात के अंदर कौन ये चाहेगा कि इमरान खान साहब के खिलाफ ये इलेक्शन में जाए, या जो इलेक्शन इन्होंने 2 नंबर किया उसके ऊपर बातचीत की जाए, या उसके ऊपर मुज़ाकरात किए जाए। ये सवाल ही पैदा नहीं होता, ना ये कभी होगा, ना ये कभी होने देंगे। इनसे कुछ ना कुछ करके पाकिस्तानियों को अपना मैंडेट जबरदस्ती वापस लेना पड़ेगा, वरना ये मैंडेट देंगे नहीं। नादरीन, जो शहरबानो नकवी नामी जो पुलिस वाली है लाहौर में, SP, इसके ऊपर जो डॉक्टर साहब हैं वो तो बहुत चढ़ के आ गए हैं। आई सर्जन है डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन, वो अब बार बार बताना शुरू हो गए हैं कि इस खातून ने, जो पुलिस वाली है, अपनी सहेली या अपनी वाकिफकार खातून के लिए मुझ पर बहुत दबाव डाला। मुझे जनाब कहा कि आप फटाफट पहुंचे वरना मैं आपके ऊपर पर्चा दे दूंगी। मैं गया और मेरे से 10 लाख रुपया उस औरत को दिलवाया
कि ये आपने जो इलाज किया इससे मुतमईन नहीं है, लिहाजा ये अब लंदन से जाके इलाज करवाना चाहती है, तो इस सारे इलाज के पैसे आप देंगे। वो कहते नहीं, 10 लाख रुपए के 3 चेक मैंने उस खातून को दिए, तो इसके बाद भी इन्होंने मेरा जीना हराम किया हुआ है। कुछ लोग ये रिपोर्ट कर रहे थे कि शायद 15 लाख रुपए से भी ज्यादा पैसे डॉक्टर साहब ने दे दिए हैं। तो डॉक्टर साहब अब खुलकर आ गए मैदान में और वो बता रहे हैं कि जी शहर बानो नकवी ने मेरे साथ बड़ी ज्यादती की है। मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब को बिठाने के लिए अब काफी लोग आ जाएंगे और शहर बानो नकवी को बचाया जाएगा, इसलिए कि शहर बानो नकवी के मुबैना तौर पे आर्मी चीफ साहब के साथ भी ताल्लुकात है, उन्होंने भी इनको शाबाश दे रखी है। कोई मोहसिन नकवी के साथ भी इनके ताल्लुकात बताए जाते हैं और ये उन ताल्लुकात को एंजॉय करती हैं। और वैसे भी शरीफ खानदान की बड़ी खिदमत की है। 9 मई के बाद इन्होंने बड़ा तुन के रखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो जिसने भी ये किया उसका कुछ ना कुछ तो मिला है। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, मुस्तफ़ा कमाल नामी जो एक लीडर है कराची के, ये साबिक कराची के अल्ताफ हुसैन के बड़े फेवरेट आदमी थे, ये अल्ताफ हुसैन को गालियां निकाल रहे थे। यानी आज ये अल्ताफ हुसैन को हरामी और बेगैरत कह रहे थे। मैं बड़ी माजरत चाहता हूं, मैंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए अपने इस वीलॉग में, लेकिन ये 2 लफ्ज इन्होंने हरामी और बेगैरत के इस्तेमाल किए अल्ताफ हुसैन के बारे में, और बार बार इस्तेमाल किए, बड़ी गंदी और घटिया जुबान इस्तेमाल की। वजह मैं आपको बताता हूं कि क्या है। लेकिन मामला यह है कि पहले ये शख्स एक तरह से वादा माफ गवाह बना अल्ताफ हुसैन के खिलाफ, बाद में ये शख्स अल्ताफ हुसैन को बदवाएं देना शुरू हो गया और आज ये अल्ताफ हुसैन को गालियां दे रहा है। कुछ दोस्तों ने मुझे इसकी वजह ये बताई है कि इमरान फारूक साहब जो कत्ल हो गए थे बरतानिया में, जो अल्ताफ हुसैन के ऐसे साथियों में था जो बहुत टेक्निकल चीजें जानता था, यानी ग्राउंड पे जो चीजें एग्जीक्यूट होती थी उनमें इमरान फारूक को अल्ताफ हुसैन का दिमाग भी बाद लोग बोलते थे कि वो बहुत शार्प माइंडेड आदमी था और MQM के अंदर उसका एक बड़ा कलीदी रोल था और वो अल्ताफ हुसैन का बड़ा दायां बाजू टाइप आदमी था। तो वो कत्ल हो गया बरतानिया में, उसका अल्ताफ हुसैन को काफी नुकसान भी हुआ था। अल्ताफ हुसैन ने काफी उसके बाद दुख भी किया था और उसकी अहलिया फौत हो गई थोड़े दिन पहले, तो उनकी तदफीन की और सारे इंतजामात जो अल्ताफ हुसैन है उन्होंने किए। और जब ये लाश पहुंची कराची में, तो अब ये तो अल्ताफ हुसैन के दौर में तो माफिया बने फिरते थे, ये जो मुस्तफा कमाल और इस जैसे लोग थे, ये तो माफिया की तरह रहते थे। चाइना कटिंग हो गई, बत्ताखोरी हो गई, बोरीबंद लाशें हो गई। कराची में कौन सा काम है जो MQM ने नहीं किया उस दौर में? तो ये तो उस वक्त बेनिफिशियरी थे, तब तो ये कभी बोले ही नहीं अल्ताफ हुसैन के खिलाफ, तब तो कभी सच इनको याद ही नहीं आया। वो तो जब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने तबाह बर्बाद कर दिया अल्ताफ हुसैन को, हर चीज काबू कर ली, तो ये जनाब वादा माफ वफा बन के एक वैक्यूम कवर करने के लिए आ गए और आके एक और पार्टी में शामिल हो गए। जिस तरह अभी PTI को तोड़ के एक पार्टी बनाई गई इस्तेकाम पार्टी, एक कोई नजरियाती PTI बना दी, एक कोई और पार्टी बना दी, तो इस तरह पार्टियां एस्टेब्लिशमेंट बनाती रहती है। तब ये MQM पाकिस्तान एक बनाई थी तो ये लोग उसमें शामिल हो गए थे। बहरहाल ये अल्ताफ हुसैन के सारे धंधों में उसके साथ शामिल रहते थे। अब पता चला है कि इमरान फारूक की जो बेवा है, जब उनकी मैयत आई पाकिस्तान में तो जनाजे के नजदीक भी इनको फटकने नहीं दिया गया। शायद उस बात का गुस्सा है जो उन्होंने उतारा है। PIA के हवाले से नाज़रीन एक और खबर है, और खबर यह है कि कौम को एक बहुत बड़ा धोखा दिया गया है और 135 अरब दिखाकर 10 अरब के अंदर PIA बेच दी गई है, जिसके असासों की कीमत ही कई 100 अरब है। कई 100 अरब के असासे, कई 100 अरब की गुडविल और कई 100 अरब के जो हैं वो इसके अंदर रूट्स हैं, 64 रूट्स हैं PIA के पास। तो ये इतनी महंगी PIA को 10 अरब में दे दिया गया और धोखा कौम को दिया गया 135 अरब में बेच रहे हैं, जबकि 10 अरब में बेच दी। बाकी पैसा जो खरीदार है वो उनके पास रहेगा, वो जो मर्जी करें। और 10 साल तक 30 अरब रुपए के बराबर इनको टैक्स भी माफ कर दिया गया। यानी 10 साल तक 30 अरब के बराबर इनका टैक्स माफ है। आप अंदाजा करें कैसी मौज है। 10 अरब रुपया दो, 30 अरब का टैक्स माफ और सैकड़ों अरब की चीज भी ले जाओ। ये पाकिस्तान में हुआ, और ये हुआ इसलिए कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपने एक झेली इदारे के जरिए से इसको हासिल करना चाहती थी। तो उन्हें ये तोहफे के अंदर ऐसा लगता है कि थमा दिया गया। ये पाकिस्तान के अंदर किया जा रहा है। कितनी सख्त ज्यादती है। कौम अगर अब भी खड़ी नहीं होगी ना ऐसी ज्यादतियों के खिलाफ, आवाज नहीं उठाएगी, तो फिर ये पूरा मुल्क ही बेच देंगे और हर चीज पे कंट्रोल और कब्जा कर लेंगे।